अस्सलाम वालेकुम, नदीम शिराजी है, मेंटोर फॉर पॉलिटिकल साइंस CSSPMS। जैसे कि आपको पता है कि ये एक सीरीज स्टार्ट की है लेक्चर्स की पॉलिटिकल साइंस के हवाले से कि जो लोग घर बैठे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। आज के लेक्चर का टॉपिक है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी में आपके सामने इसका जो प्रॉपर एक स्कीम है वो डिस्कस करता हूं। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अगर डिस्कस किया जाए, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। व्हाई ही डिवाइज्ड हिज फिलोसफी, एक्चुअली ही गेव सोल्यूशन टू हिज दैट एराज कनेंड्रम। जो पॉलिटिकल क्योस इसके टाइम पे वहां पे इंग्लैंड में मौजूद था उसको इसने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब वहां पे इंग्लैंड की सिचुएशन कैसी थी? देयर वाज सिविल वॉर इन इंग्लैंड। हर टॉपिक की अप्लाइड सेंस का जानना, उसको क्लियर करना ये बहुत जरूरी है ताकि आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस, अपनी ओपिनियन जो है वो एक बना सको। अब ये सिविल वॉर की रीजन क्या थी? व्हाई देयर वाज सिविल वॉर इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो एक पॉलिटिकल क्योस था वो, उसको मैं आपके सामने, एक तो रिलीजियस फैक्टर था, दूसरा फैक्टर जो इस सिविल वॉर के बिहाइंड दैट वाज पॉलिटिकल फैक्टर। अगर रिलीजियस फैक्टर की बात करें तो देयर वाज सेक्टरियनिज्म, मींस के दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे जो क्रिश्चियनिटी में रिनाउंड, जो के कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स। इन दो की आपस में जो एक टसल थी उस वजह से सेक्टरियनिज्म था। अब ये सेक्टरियनिज्म, ये था रिलीजियस फैक्टर इस सिविल वॉर में जो ऐड कर रहा था। दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर था। उसमें एक साइड पे मोनार्की और दूसरे साइड पे पार्लियामेंट। ये मोनार्क के सपोर्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे थे, ये फैक्शंस, ये बेसिकली नोबिलिटी, ये एरिस्टोक्रेसी, ये इसको सारे सपोर्ट कर रहे थे कि एब्सोल्यूट सॉवरेन वुड बी मोनार्क। व्हेयरएज ऑन अदर हैंड पार्लियामेंट के सपोर्टर्स इसको, जो डिफरेंट फैक्शंस में बटे हुए थे, ये इसको सपोर्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होनी चाहिए। अब ये एक टसल थी जो कि वहां पे उस सिविल वॉर को मजीद जो है वो उसको एग्जैस्परेट कर रही थी। अब इस सारे सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए थॉमस हॉब्स अपनी फिलॉसफी डिवाइस करता है, उसमें सॉल्यूशन देता है। वो जो सॉल्यूशन, वो जो रियलिटी, वो जो फिलॉसफी डिवाइस करता है, उसकी एक स्पेसिफिक अप्रोच है। His approach of philosophy was realism. ये रियलिज्म, ये जो पर्सपेक्टिव, इनका पर्सपेक्टिव है, इट्स क्वाइट डिफरेंट देन दैट ऑफ लिबरलिस्ट। लिबरलिज्म के अगेंस्ट ये रियलिज्म एक पूरी स्कीम है, ये इज्म है पूरा। अब ये उसकी अप्रोच थी जिससे उसने ये फिलॉसफी अपनी डिवाइस की। उसने सारी ये जो सिचुएशन है इसको रियलिस्ट लेंस से देखा और इसका सोल्यूशन भी जो रियलिस्टिक वे में, रैशनैलिटी को यूज करते हुए, प्रैग्मेटिक वे में एक प्रॉपर एक सोल्यूशन डिवाइस किया जो कि उसकी फिलॉसफी में मौजूद है। अब ये रियलिज्म क्या है? मींस के इनके मुताबिक स्टेट इज प्रायोरिटी। इनके मुताबिक पावर पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है स्टेट में, तो ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज, एज पर द रियलिस्ट, दैट इज पावर। ठीक है, तो ये हर चीज को फैक्चुअल और रियलिटी के ग्राउंड्स पे देखते हैं। ये वो आइडियलिज्म और लिबरलिज्म मींस के ये कहते हैं कि जो रियलिटी है वो उसको डिस्क्राइब आप रियलिस्टिक वे में करो। अब जिस तरह से लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म मोरालिटी, एथिक्स और इन चीजों को प्रेफर करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रेफर करती है। ये कहती है कि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। द ओनली रियलिटी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज पावर। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर इज द ओनली सॉल्यूशन टू दैट कन्फ्लिक्ट। अब इस चीज को सामने रखते हुए अब वो सॉल्यूशन क्या डिवाइस करता है? वो सॉल्यूशन उसकी फिलॉसफी है। अब उसकी फिलॉसफी में वो जो कॉन्सेप्ट्स उसने डिवाइस किए, वो जो कॉन्सेप्ट्स उसने ड्रॉ किए, वो जो थ्योरीज उसने दी, वो थ्योरीज क्या हैं? ताकि इस
एग्जिस्टिंग सिविल वॉर को एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, वहां पे हालात बेहतर हो जाए। तो आप देखें कि जहां पे एक पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा हो, पॉलिटिकल क्योस, मॉडल सम सिचुएशन चल रही हो, उसको ये थॉमस हॉब्स के मुताबिक सोल्यूशन क्या इसने प्रोवाइड किया, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि उसमें क्या सोल्यूशन वो डिवाइस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, he gave concept of state. ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट उसका, ये सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में ओरिजिन ऑफ स्टेट पे बात करता है। इस ओरिजिन ऑफ स्टेट को बताने से पहले वो ह्यूमन नेचर का एनालिसिस करता है। मींस ही डिड साइको एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। मींस के उसकी फिलॉसफी में जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर एनालिसिस, वो पहले आपको बता दूं ताकि ये चीजें समझ आ जाए। इस ह्यूमन नेचर के इस एनालिसिस के पीछे उसका जो एक, उसकी जो आप कह लें कि परसेप्शन है, जो उसकी साइकी है, वो रियलिस्टिक लेंस से इसका एनालिसिस करता है इंसान की फितरत कैसी है। तो वो कहता है इंसान फितरतन सेल्फिश है, वो इगोइस्ट है, वो ब्रूटिश है, वो पार्ट मॉन्ग्रर है, पार्ट मॉन्गरिंग करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो एक ब्लीक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर देता है वो। अब वो कहता है कि इंसान इस तरह का है नेचर वाइज, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करता है। ये सेल्फ इंटरेस्ट के परस्यूट के पीछे रीजन क्या है? रीजन उसका अपना सर्वाइवल है। अब वो ये चीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, जो ओरिजिन ऑफ स्टेट मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इस ओरिजिन ऑफ स्टेट से मैं आपको ये चीज जो है वो एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से ओरिजिन ऑफ स्टेट पे उसने बात की। ही गिव थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। हिस्ट्री जब से स्टार्ट होती है, जब से रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री आपको मिलते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। उससे पहले का जो टाइम है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो दैट्स कॉल्ड प्री हिस्टोरिक टाइम। अब उस प्री हिस्टोरिक टाइम में इंसान जब उस प्री हिस्टोरिक टाइम में रह रहा था, वो किस तरह से रह रहा था, कैसा इंसान था, वो उसका जो एक मैकेनिज्म ऑफ लाइफ था, उसके मैकेनिक्स किस तरह से थे जिसके जरिए से वो अपनी लाइफ ऑर्डेन कर रहा था, गुजार रहा था। तो वो उस पे assumptions है, हाइपोथेसिस है, वो डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स उसको डिफरेंट वे से, डिफरेंट व्यू से एलाबोरेट करते हैं। सो ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में जब इंसान रहता था, तो वो इंसान क्योंकि सेल्फिश था, वो इगोइस्ट था, वो ब्रूटिश था, वो पार्ट मॉन्गरर था, और वो इस वजह से स्टेट ऑफ नेचर वाज वॉर लाइक। वहां पे वॉर थी, वहां पे पीस नहीं था। अब वहां पे इनस्टेबिलिटी थी, वहां पे क्योस था। अब अगर ये क्योस, ये वॉर लाइक सिचुएशन, ये इंस्टेबिलिटी इसी तरह से रहती तो इंसान एक्सटेंशन की तरफ चला जाता, खात्मा हो जाता। सो इस ह्यूमन नेचर एनालिसिस में लास्ट पे हॉब्स कहता है कि वो इंसान की फितरत में रीजन भी है, मींस ही इज रैशनल एज वेल। ऑल्दो ये सारी चीजें उसकी फितरत में मौजूद है, नेचर में मौजूद है, बट रीजन भी है उसकी नेचर में। अब इस रीजन को वो अप्लाई करता है व्हाइल लिविंग इन स्टेट ऑफ नेचर, कि स्टेट ऑफ नेचर में वो जो हालात खराब थे उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो सोल्यूशन उसका यही है कि अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन रहती है तो खात्मा हो जाएगा, सर्वाइवल नहीं है। अब यहां पे जो सेल्फिश था वो सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू कर रहा था, तो पॉल मॉन्गरिंग कर रहा था। सेल्फ इंटरेस्ट यही था कि वो अपने आप की, अपनी जो पावर है उसको मैक्सिमाइज करने की, उसके कंसंट्रेशन ऑफ, या यू कैन से उस पावर को एनहांस करने की कोशिश कर रहा था। जस्ट उसके पीछे जो रीजन वो एक ही थी कि वो अपना सर्वाइवल बना सके, अपना एग्जिस्टेंस बना सके। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए इस वॉर लाइक सिचुएशन में वो ये पॉल मॉन्गरिंग कर रहा था, लेकिन ये इस तरह से अगर सिचुएशन चलती रहती तो खात्मा हो जाता, फिनिश हो जाता इंसान। सो व्हाट दे डिड, अब जो नेक्स्ट उसका कॉन्सेप्ट है वो, इसलिए अपने इंसान ने वहां उस स्टेट ऑफ नेचर में रहते हुए ये रीजन को यूज किया, रैशनैलिटी को यूज किया। व्हाइल यूजिंग रैशनैलिटी, उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ही गेव द कॉन्सेप्ट और द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इस वजह से थॉमस हॉब्स को सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है. ही इज कॉल्ड रैशनलिस्ट, ही इज कॉल्ड रियलिस्ट एज वेल, ही इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिस्ट एज वेल. ठीक है. अब यूटिलिटेरियनिस्ट क्यों? कि इंसान हमेशा अपना जिस चीज में उसकी यूटिलिटी हो उसको परसू करता है, उसके पीछे जाता है. सो अपनी यूटिलिटी देखता है. ये इसको मजीद मैं एक्सपाउंड नहीं कर सकता क्योंकि टाइम जो है वो कम है. अच्छा, इसमें थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये एक एग्रीमेंट है. कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के लिए ये बेसिकली जरूरी है कि उनकी कॉन्सेंट भी उसमें हो. वो एग्रीमेंट जो डिवाइस करने जा रहे हो वो विद कॉन्सेंट हो. सो यहां पे दो पार्टीज कौन सी हैं? एक तो पब्लिक जो कि उस स्टेट ऑफ नेचर में रह रही है, और दूसरा वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी, वहां पे ये सेकंड पार्टी है. इस स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले इंसान, इस स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले पब्लिक, दे ट्रांसफर देयर राइट्स, दे रिलिंक्विश देयर राइट्स, they relinquished their powers in front of this absolute sovereign. So this contract was contingent, that contract was conditional, and the condition was security. They contingent security with this authority, and this authority was named by Thomas Hobbes as Leviathan. ये लेवाइथन है जो उसकी बुक भी है. ये एब्सोल्यूट सॉवरेन का कॉन्सेप्ट ये बेसिकली इसके साथ जोड़ता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टेट ऑफ नेचर में, वो एग्रीमेंट हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है. उसमें पब्लिक ने अपने राइट्स जो है वो रिलिंक्विश किए थे इन फेवर ऑफ दैट लेवाइथन. सो लेवाइथन वुड बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक. सो अच्छा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद जब वो एक एब्सोल्यूट सॉवरेन वहां पे इंस्टॉल कर लेते हैं लोग उस स्टेट ऑफ नेचर में, तो वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है, वहां पे पीस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. इसके बाद वो एक कॉन्सेप्ट देता है, एक थ्योरी देता है थॉमस हॉब्स, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन. ये थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो जो एग्रीमेंट हुआ था, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दैट वाज कंटिंजेंट. वो लीगल ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ था. उस लीगल ट्रस्ट में जो कंडीशन रखी गई थी वो सिक्योरिटी की थी. अब अगर इफ द लेवाइथन, इफ द एब्सोल्यूट सॉवरेन इज अनएबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी और टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक और द जनरल masses, so masses would be given the right to change that political sovereign. So it's called the right of revolution. अब इस सारी फिलॉसफी, इस सारी थ्योरीज जो उसने कॉन्सेप्ट्स दिए, इनका इंग्लैंड से क्या ताल्लुक है? तो इंग्लैंड की प्रॉपर हिस्ट्री आप स्टडी करें तो चार्ल्स टू उस टाइम का मोनार्क था, और चार्ल्स टू को एग्जाइल में भेज दिया गया था. अब एग्जाइल में वो चार्ल्स टू जो है वो उसका ये ट्यूटर बनता है थॉमस हॉब. अब इधर ओलिवर क्रॉमवेल के बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल ने जब उस एक इंस्टेबिलिटी आ गई उस रूल में, मतलब जो चार्ल्स वन था, चार्ल्स वन जो कि चार्ल्स टू का बाप था, उसको बेसिकली डीकैपिटेट करने के बाद, बीहेड करने के बाद, जो क्रॉमवेल ने, ओलिवर क्रॉमवेल ने एक रिपब्लिक बनाई थी, एक बेसिकली एक पार्लियामेंट के सपोर्टर जो सारे उनको इकट्ठा करके तो एक कॉमनवेल्थ बनाई थी. उस कॉमनवेल्थ की इंस्टेबिलिटी की वजह से चार्ल्स टू को दोबारा बुलाया गया कि आओ, ये तुम्हारे बाप दादा की है सब कुछ, अब इसको संभालो. अब चार्ल्स टू जब रूल में आता है तो वही लेवाइथन जो इस हॉब्स ने वो अपनी फिलॉसफी जिसमें डिवाइस की थी, वो एज अ कोड वो चार्ल्स टू को देता है. तो चार्ल्स टू उसके जरिए से अब एब्सोल्यूट वे में रूल करता है. सो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जो भी एराज, लास्ट एराज गुजरे थे जितने भी मोनार्क्स के, तो चार्ल्स टू का 25 इयर्स का जो एरा था दैट वाज रिलेटिवली पीसफुल. सो इट वाज द एप्लीकेशन ऑफ थॉमस हॉब्स फिलॉसफी. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.